नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप सभी दर्शकों को आपकी खबर की तरफ से नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो भाई नया साल शुरू हो गया है और नया साल शुरू होते ही लोग अपने नए-नए रेज़ोल्यूशन, नए-नए गोल्स बनाने लगते हैं और बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि ये नया साल जो आया है, ये साल हमारे लिए कैसा होने वाला है। तो भाई हम आज बात करेंगे उन सारी राशियों की और पर्टिकुलर एक-एक राशि के बारे में कि आप लोगों के लिए आपकी राशियाँ क्या देने वाली हैं 2025 में। तो रजत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सुप्रिया जी। और आपको भी नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपकी खबर के जी। सभी दर्शकों को ये नया साल बहुत सारा प्यार दे। जो भी उन्होंने प्लान्स, रेज़ोल्यूशन, गोल्स बनाए हैं, वो सारे ही पूरे हों। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रजत सिंघल जी और आज ये हमको बताएँगे पर्टिकुलर एक-एक राशि के बारे में कि कौन-सी राशियाँ इस साल हमें क्या-क्या देने वाली हैं और क्या-क्या इनसे हम अचीव कर सकते हैं। तो सर, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। जी, बिल्कुल। देखिए, नया तो साल जो होता है बहुत उम्मीदों के साथ आता है, बहुत सारी जी, संभावनाओं का दर्पण होता है और ये जो नए साल के साथ में हमारे नए गोल्स बनते हैं ना, ये हमारी जो जीवन की किताब है, उसपे बहुत सारे पेजेज़ जो है नए जोड़ देता है और कई सारे बदलाव को भी अंकित करता है। तो मैं यही चाहता हूँ वो जो बदलाव हो, वो जो नए पेजेज़ जुड़ें, वो आपकी जन्म तिथि अनुसार आपको बहुत सारे फ्रूटफुल, आपको बहुत सारे प्रोडक्टिव और आपकी जो भी आशा है उसको परिपूर्ण करते हुए उन पेजेज़ का आपकी जीवन रूपी किताब में एडिशन हो। जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पहली राशि पर आते हैं जैसे कि पहली राशि हमारी मानी जाती है मेष राशि। तो हम जानना चाहते हैं कि जो मेष राशि है वो इस साल जिनकी भी राशियाँ मेष है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं बता दूँ जी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो राशि होती है उसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हमारी राशि क्या है? कई लोग इस एग्ज़ैक्टली, राशि को एग्ज़ैक्टली। नाम के अनुसार लेते हैं। कई लोग इस राशि को वेस्टर्न कल्चर जो होता है, जो पूरे महीने में एक राशि रहती है, उसके अनुसार लेते हैं और कई जो एक सही प्रक्रिया होती है, ज्योतिष अनुसार जिस राशि के अंदर ज्योतिष में 12 राशि हैं और कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा होता है, वही राशि आपकी मानी जाती है और आज हम जो बात कर रहे हैं, वो चंद्र राशि के अनुसार ही आपके राशिफल की बात कर रहे हैं। जी। और ये जो राशिफल होता है, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको आप सिर्फ़ एक मापदंड मान के पूरे साल फ़ॉलो ना कीजिए, क्योंकि सिर्फ़ जी, राशि ही आपकी कुंडली में रोल प्ले नहीं करती है, बाकी जो हॉरोस्कोप होती है, उसमें जो अदर प्लैनेट्स होते हैं, अदर जी। कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो चलिए आपने फिर जैसे बताया हाँ, कि राशियाँ जी, जो होती हैं अलग-अलग तरीके से लोग मानते हैं, कोई अपने नाम के अकॉर्डिंग सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मेरी राशि कौन-सी है, जैसे कि अब मैं अपने नियम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो वो दूसरी है और बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोगों के साथ कन्फ्यूज़न भी रहती है कि उनकी राशि राइट, है क्या एक्चुअली में? राइट। जी, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी ज्योतिषीय परामर्श लेके, आप किसी से भी अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये तीनों चीज़ें उनसे डिस्कस करेंगे, तो वो आपकी एकदम एग्ज़ैक्ट राशि बता सकते हैं। आजकल तो गूगल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद से भी गूगल से जान सकते हैं। जी। तो अगर हम पहली राशि की बात जैसे कर रहे थे कि मेष राशि है एरिस और इसका जो स्वामी होता है वो कहते हैं शायद मंगल है। तो राइट, अच्छा तो एब्सोल्यूटली। आप ज़रा मुझे बताइए कि मेष राशि वालों के लिए साल कैसा होने वाला है? देखिए, कोई भी राशि की बात कर लीजिए, साल जो होता है किसी न किसी तरीके से उतार-चढ़ाव लेके ज़रूर आता है। कुछ पॉज़िटिव चीज़ें जी, आती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं और मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी बनाई इसलिए गई है ताकि आप पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स को पहले से जान के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और जो नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशंस में कोई खटास हो, करियर में कोई रुकावट हो या किसी भी तरीके से काम का आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएँ। और अगर मैं मेष जी, राशि की बात करूँ, उनके लिए ये प्रिपरेशन मार्च से शुरू हो रही है क्योंकि मार्च से मेष राशि की साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। तो इसीलिए मार्च के बाद हो सकता है जीवन में थोड़ा-सा स्ट्रगल, कन्फ्यूज़न, दिनचर्या में कुछ बदलाव आए, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं, कोई नए बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई विदेश में वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई बड़ा डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, तो वो आप कोशिश करके मार्च मिड से पहले-पहले उसे अप्लाई कर दें या उस चीज़ के लिए डिसीज़न्स को उसको इम्प्लाई करना स्टार्ट कर दें। मार्च के बाद जी, का जो समय थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण होगा, थोड़ा-सा दिक्कत देगा, आर्थिक रूप से कुछ तंगी हो सकती है, तो इसीलिए पहला जो तिमाही है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है।
तो इनके लिए जैसे कि आपने बताया कि कुछ टाइम बाद इनके लिए बहुत सारे स्ट्रगल आने वाला है, तो इनके लिए कुछ रेमेडीज भी होंगी कि क्या-क्या वो लोग कर सकते हैं? रेमेडीज डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रगल किस चीज में दिख रहा है। जैसे कि अगर मैं प्रेम संबंध की बात करूं, तो वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो मार्च के बाद जो अनदर 3 मंथ्स हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा। बट उसके बाद फिर से जो एंड के अक्टूबर के ऑनवर्ड जो मेष राशि के लिए वो थोड़ा-सा फेवरेबल टाइम है। तो आपको क्या जी, करना है, अगर आपके प्रेम संबंध में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है कोई खटास आ रही है, या किसी भी तरीके से कोई रिलेशन नहीं बन पा रहे हैं, तो आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। तो ये आपके लिए थोड़ा-सा फेवरेबल हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक समझदारी भरा कोई डिसीजन आप ले पाएँगे। जी, और दूसरी चीज़, अगर आप किसी तरीके से कोई करियर से रिलेटेड एजुकेशन में हैं, कोई करियर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जी, एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस जॉब, इन सब की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको भूल कर भी किसी से भी मुफ्त की स्टेशनरी की आइटम नहीं लेनी है। पेन हो गया, ओके, बुक्स हो गई, किसी भी तरीके से उपहार में या फ्री में, मुफ्त में कोई स्टेशनरी से रिलेटेड संबंधित चीज़ें नहीं लेनी है। और ओके, अगर आप बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, तो आपको दुर्गा पूजन करना है। और जो छोटी कन्याएँ हैं, वो घर में भी हो सकती हैं, आस-पड़ोस में भी हो सकती हैं। आपका कोई ऑफ़िस के अंदर कोई स्टाफ फीमेल एम्प्लॉयी भी हो सकती हैं, तो उनको कोई ना कोई गिफ्ट, धनराशि या किसी भी तरीके से कोई उपहार दे सकते हैं। कुल मिला के आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हें खुश रखें, नाराज़ ना करें। तो ये आपके बिज़नेस के लिए, ख़ास तौर पे आपकी जो फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, चलिए। ये तो रही मेष राशि वालों की बात। अब आते हैं वृषभ राशि पर कि वृषभ राशि वाले जो लोग हैं उनका ये साल कैसा होने वाला है और वो लोग क्या-क्या इस साल कुछ नया अचीव कर सकते हैं? उससे पहले मैं थोड़ा-सा मेष राशि वालों के लिए ये बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार मैंने ये जी, देखा जी, है, बिल्कुल। कमेंट्स आते हैं मुझे कि कन्फ्यूज़न रहता है कि वो किस मंत्र का जाप करें, किस इष्ट देव की पूजा करें। कोई लकी कलर पूछता है, कोई लकी डेज़ पूछता है। तो मैं एक जी, लाइन में बता दूँ, जो मेष राशि वाले लोग हैं, उनके लिए लाल कलर, लाल रंग फ़ेवरेबल है। मंगलवार का दिन अच्छा है उनके लिए। तो इन दिनों का, जी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ इसी दिन शुभ काम करें, बट इन दिन को आप शुभ काम के लिए अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बार मेरे से पूछा जाता है, दिशा की अगर मैं बात करूँ, तो आपके लिए साउथ डायरेक्शन जो है वो अच्छी है। तो अगर मैं बात करूँ दिशा की, तो वो दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण दिशा के लिए आप कार्य करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, या किसी भी तरीके से आप फ़ेवरेबल काम, डायरेक्शंस मेरे से पूछें वास्तु के अनुसार, तो आपके लिए साउथ जी, फेसिंग डायरेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। जी, इसके बाद अगर बात कर लें वृषभ राशि की, जी, टोरस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वृषभ राशि के लिए सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल थोड़ा-सा नज़रअंदाज ना करें छोटी-छोटी बातों को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस साल को ज़्यादा अहमियत दें। अपने डेली जी, रूटीन की बात कर लें, या फिर आप अपनी डाइट की बात कर लें, दिनचर्या की बात करें, तो थोड़ा-सा वहाँ पर आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप इसके लिए ओके। योगा का या सही डाइट का, उसका भी आप किसी डॉक्टर से, आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे डायटीशियन अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी सलाह कर सकते हैं। ओके, जो वृषभ राशि में जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? और करियर में क्या ग्रोथ होगी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे ज़रा? अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ जो हायर स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ास तौर पे कोई प्रोफ़ेशनल स्टडी कर रहा है, कोई चार्टर्ड जी, अकाउंटेंट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, जो प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ देंगे, उनके लिए ये साल बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है। और आप थोड़ा-सा भी स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा-सा भी आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, तो आप रैंक्स, या फिर मैं ये कहूँ कि एकेडमिक तौर पर एक अच्छी रैंक्स को भी आप अचीव कर सकते हैं। और हाँ, जी, जहाँ बात आती है नौकरी की, तो उनके लिए, जहाँ मेष राशि वालों के लिए ये मार्च के बाद साल थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, वहीं वृषभ राशि के वालों के लिए मार्च के बाद ये साल फ़ाइनेंशियल तौर पे बहुत अच्छा है। आपको ओके, हो सकता है शुरू के 3 महीनों में जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट ना मिले, बट मार्च के बाद देखेंगे कि चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आप उस इनकम को सेव भी कर पाएँगे, और आप सेविंग्स जी, को इन्वेस्ट करके उसपे भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमा पाएँगे। जी। तो और जैसे अगर कि मैं बात करूँ, हाँ जी, प्लीज़, जी। प्लीज़। नहीं, नहीं, आप बताइए, प्लीज़ बताइए। और अगर मैं बात करूँ वैवाहिक जीवन की, प्रेम संबंध की, तो जो अगर शादी के लिए
कोई शादी योग्य एज में है और विवाह के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जो समय है वो अगस्त के बाद का जो समय है वो थोड़ा-सा फेवरेबल है और वहाँ पर चीज़ें बनती नज़र आएँगी। कोई प्रेम संबंध है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको अपने मन मुताबिक वर या वधु जो भी ढूँढ रहे हैं, वो सर्च जो है खत्म होगी और शायद इस साल के एंड तक उनके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी हो। और ओके। अगर आप किसी भी तरीके से कोई संपत्ति, वाहन खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा मतलब जहाँ पर पेपर वर्क इन्वॉल्व है, तो अगर कोई जी, पेपर वर्क इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखें। हो सकता है कि आप खुद से जल्दबाजी में कोई गलती कर जाएँ जी, क्योंकि ये साल आपको बहुत सारे अवसर देगा और अक्सर जब हमें कई सारे अवसर मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो बस जी, थोड़ा-सा पेपर वर्क करते वक़्त ज़रा ध्यान रखें। ओके। सर इनके लिए कुछ ऐसा इनका शुभ कलर या शुभ अंक? अगर मैं शुभ कलर की बात करूँ तो इनके लिए हल्का गुलाबी या सफ़ेद कलर जो होता है वो बहुत शुभ है। शुक्रवार का दिन जी, इनके लिए अच्छा है। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व जो आग्नेय कोण होता है वो दिशा इनके लिए अच्छी है। और अगर किसी भी सर से जैसे कि घर में कोई भी पर्व है या आपका जन्म दिवस है, सालगिरह है, जी, किसी भी तरीके से आप कोई दान देना चाहते हैं तो आप धर्म स्थान पर वो चाहे मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया या फिर धर्मशाला भी हो गई, ऐसी जगह पे आप दूध, घी, दही और कपूर इन चीज़ों को दान में जी, देंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ेवरेबल दान है। क्योंकि जी, अक्सर जो चीज़ आप डोनेट कर रहे हैं, वो भी आपको ध्यान से सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके। तो आई थिंक अब मुझे अपनी नेक्स्ट राशि पे बढ़ना चाहिए और नेक्स्ट राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल कैसा होगा और क्या इनकी लाइफ में क्या-क्या चेंजमेंट आएगा? मिथुन राशि की अगर बात करूँ तो शुरू में इनका जो है बृहस्पति थोड़ा-सा वीक रहेगा, कमज़ोर रहेगा जिसके चलते जी, स्टमक, पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। हो सकता है जो बॉडी वेट है, वो एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ भी जाए। ख़ासकर ये समस्या फीमेल्स को ज़्यादा दिक्कत देती है, तो फीमेल्स को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ख़ासकर अगर स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है तो। ओके। और अगर मैं शिक्षा वर्ग की बात करूँ, स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं या जो जी, लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाके एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं, जी, ऑलरेडी रह रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह साल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। क्योंकि जी, मिथुन राशि में जो प्लैनेट्स की स्थिति है, वो इस प्रकार है कि उनको विदेश से लाभ मिलेगा। ओके। और अगर व्यापारिक वर्ग की बात करें, बिज़नेस सेक्टर की बात करें, तो मई तक का जो समय है, यानी जो शुरू का हाफ ईयर है, वो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है कंपैरेटिवली जो अनदर हाफ ईयर है। यानी जो एंडिंग है उससे बेटर इनका स्टार्टिंग है क्योंकि जो मिथुन राशि है उसका जो लॉर्ड है बुध, वो इनके हुँ, फ़ेवर में रहेगा शुरू के हाफ ईयर में। उसके बाद जी, थोड़ा-सा ख़ासकर जो लोग नौकरी में हैं जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ा-सा मई के बाद स्ट्रगल हो सकता है। तो जो भी अगेन मैं कहूँगा फ़ेवरेबल टाइम मई तक है, तो बिज़नेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो कोशिश करके ईयर के फर्स्ट हाफ में लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। अच्छा मैं अपने थोड़ा टॉपिक से हट के मैं आपसे आपका 2 मिनट लेना चाहती हूँ। जैसे कि मैं राशियों के बारे में पढ़ रही थी, तो राशियाँ जैसे होती हैं उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई ग्रह जो होता है वो गुरु होता है, राइट? तो जैसे अगर अब मैं नेक्स्ट राशि की बात करूँ या जैसे मैं मिथुन राशि की बात करूँ, तो मिथुन राशि का जो स्वामी कह लें या वो कह लें तो बुध होता है आई थिंक। तो जैसे कि राइट। अब मुझे पता है कि मेरा जो मेरी राशि उसका जो स्वामी है वो बुध है। तो उसको बुध को खुश करने के लिए आप वैसे बताते रहते हैं ना कि बहुत सारे उपाय होते हैं कि शुक्र बहुत को सारे कैसे उपाय खुश होते करना हैं। है, शुक्र को कैसे खुश करना है। तो ये कितना वर्क करते हैं? जैसे कि अब मेरी राशि का जो स्वामी उसको हम उसके लिए कुछ रेमेडी कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, तो ये कितना वर्कफुल रहता है? इसको छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं सुप्रिया जी। देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे चाहे शरीर की बात कर लें, चाहे मेरे रिसोर्सेज़ की बात कर लें, हो सकता है कि मेरे जी, कुछ बॉडी पार्ट बहुत अच्छे वर्क करते हों या कुछ बॉडी पार्ट वीक हो। तो अब ये आप पे जी, डिपेंड करता है कि जो आपके पास में स्किल है या जो आपके अच्छे ग्रह हैं, उसको आप ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे या जो आपका बॉडी पार्ट, आपके रिसोर्सेज़, आपके सगे-संबंधी जिनसे रिलेशन वीक है या जो रिसोर्सेज़ आपके पास कम है, उनको आप सुधारने में लग जाएँगे। जी, मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको ज़्यादा यूज़ करूँ और जो चीज़ मेरी वीक है, उसको मैं छोड़ दूँ। अब बात आती है मिथुन राशि की, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो बुध जी, किसी की कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है और किसी की कुंडली में वीक हो सकता है। वो हो सकता है। अगर उनकी कुंडली में बुध वीक है, तो बुध से संबंधित काम को बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जैसे कि अगर जी, मिथुन राशि वाले लोग हैं, उनकी कुंडली में बुध वीक है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि जी, आप कंसल्टेशन के बिजनेस में मत जाइए। आप ऐसे काम में मत जाइए जहां पर आपको कम्युनिकेशन स्किल का यूज करना पड़े, क्योंकि अगर बुध जी, वीक है तो उनका वो सेक्टर वीक हो जाएगा और उन्हें वहां पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे जी, व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं करना चाहिए अगर उनका बुध वीक है तो। जी, अब अच्छा है या वीक है, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये एक बात जी, पर निर्भर नहीं करता है। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में देखना पड़ता है कि बुध के साथ में कौन से प्लैनेट्स हैं, बुध कहाँ जी, बैठा है। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू है जिसको लेकर ही हम ये एनालाइज करते हैं कि बुध ठीक है या नहीं। हाँ, जी, रेमेडी आप जो वीक प्लैनेट है उसको ठीक जरूर कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप अपने आप को उस वीक प्लैनेट की कमियों को पूरा करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर किसी का बुध वीक है तो उसे किसी भी तरीके से हरे इंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो पेन ओके, ग्रीन कलर में लिखते हैं, मैं ग्रीन पेन की बॉडी की बात नहीं कर रहा, शाई की बात कर रहा हूँ। अगर वो शाई हुँ, हरी लिखती है तो ऐसा पेन नहीं यूज करना चाहिए। अगर ओके, बुध वीक है तो घर के अंदर बड़े चौड़े पत्ते वाले पौधे जैसे कि रबड़ प्लांट हो गया, और जी, बड़े-बड़े जिनके चौड़े पत्ते होते हैं और प्लांट्स, वो प्लांट्स घर में यूज़ नहीं करने चाहिए। ओके, और दान की अगर बात करें तो धर्म स्थान पे, धर्म स्थान से मेरा मतलब हमेशा वही होता है जहाँ पर जो आपने दान दिया है वो लोगों में बँट सके प्रसाद के जी, स्वरूप में। चाहे वो जी, गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारा बहुत अच्छी जगह होती है क्योंकि गुरुद्वारा में अमूमन रोज़ाना लंगर होता है और वहाँ पर वो चीज़ का जी, वितरण होता है। जी, तो आप ऐसी जगह पे हरी मूँग की दाल होती है, साबुत मूँग की दाल, आप वो जी, मूँग की दाल वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी राशि से संबंधित कुछ काम है, कुछ दान है जिनको अगर आप करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल होता है। ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी 4th राशि की तरफ जो कि है कर्क। तो कर्क वालों के लिए कौन-सा कलर फेव अच्छा रहेगा उनके लिए शुभ कौन-सा जो अंक होता है वो क्या शुभ रहेगा? कर्क चंद्रमा की राशि है और जी, ऐसे लोगों में मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि 2-3 चीज़ें हैं, मैं इसको कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं कह रहा हूँ कि ये हर कर्क राशि वाले के साथ में होगा, बट मैं अपने एक्सपीरियंस की जी, बात बता रहा हूँ। कर्क लगन और कर्क राशि वालों को जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज़्यादा ये रहती है कि उनका वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, वहाँ पर जी, थोड़ी-सी हमेशा प्रॉब्लम रहती है। वो स्मूथ नहीं होते हैं। जी, भगवान राम की भी बात कर लें, कर्क लगन की कुंडली थी उनकी। तो और इनको अक्सर प्रॉब्लम जो रहती है, वो ऐसा होता है कि इनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते। या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। एक थ्रू आउट द मंथ कह लीजिए, थ्रू आउट द डे कह लीजिए, एक ही इमोशंस में, या फिर मैं ये कहूँगा इनके लिए सिंपल सी एक लाइन कि ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इनका मन इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान किसी भी तौर पे कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, चाहे आप हफ्ते में 2 दिन कर लें, बट ये ज़रूर कीजिए। जी, और ख़ास तौर पे जो बच्चे अब मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे बात करूँगा जो बच्चे 10th या फिर 12th तक की जो स्टडी कर रहे हैं, जो यानी कि अपने करियर को कुछ समय बाद एक स्वरूप देंगे जी, या करियर का चयन करेंगे, क्योंकि 10th-12th में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है इस साल कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई करियर का चयन कर रहे हैं, तो वो आप अपनी स्व-इच्छा से ना करके 3-4 ऑप्शन लेके किसी मेंटर से या किसी काउंसिल से डिस्कस करें और उसी के बाद कुछ जी। चीज़ डिस्कस करें। अन्यथा आप देखेंगे कि साल के एंड में आपका समय खराब हो रहा है, या जो आप चीज़ चूज़ कर चुके हैं, उसको दोबारा से आप कंसीडर करके कोई नया ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं। और जी, दोबारा कहूँगा कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई मैरिज के लिए डिसीज़न ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा जी, सब्र करके लें, रुक के लें। और वैसे तो अक्सर कहा जाता है प्यार अंधा होता है, तो वहाँ पर एग्ज़ैक्टली। डिस्कशन सोच सब सीमित हो जाती हैं, बट फिर भी मैं स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि अगर किसी भी तरीके से आप शादी की सोच रहे हैं, तो वो डिसीज़न समझ के लें। नहीं, मुझे लग रहा है कि जितने भी कर्क राशि वाले लोग देख भी रहे होंगे तो वो अवेयर हो जाएँगे अपनी लव लाइफ़ को लेकर अब आगे से। राइट, बिल्कुल। जी, हाँ, बट अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो और या फिर बैंक में किसी एफडी में कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं अपने लिए, तो इनके लिए मई के बाद का जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है। और अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मई-जून में ऐसा समय है कि आप वो प्लानिंग एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे। जी।
और अगर किसी भी तरीके से जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं इमोशन से रिलेटेड, अगर आप उसको फेस कर रहे हैं, तो छोटी-छोटी रेमेडी है। आपको बता देता हूँ कर्क राशि वालों के लिए, एक तो सूर्यास्त के जी, बाद कर्क राशि वाले दूध ना पिएँ। दूध पीना भी पड़ रहा है तो उसके अंदर उसका कलर चेंज कर लें, हल्दी, केसर का प्रयोग कर हल्दी, सकते हैं या कोई फ्लेवर डाल सकते हैं। और जी, अगर मैं दान की बात करूँ तो ऐसे लोगों को सफ़ेद वस्त्र का दान देना चाहिए। और जब भी मैं जी, वस्त्र की बात करता हूँ, जब हम वस्त्र अमूमन ब्राह्मण को देते हैं, तो अक्सर मैंने जी, देखा है कि ब्राह्मण को थान का जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा दे जी, दिया जाता है और उसपे ज़िम्मेदारी दे दी जाती है कि वो सिलवाएगा। जी, ब्राह्मण जब भी आप वस्त्र का दान देते हैं, तो उसके साथ उसको कुछ धनराशि ज़रूर दें, ताकि वो उसकी सिलाई को भी उसको करवा सके। देता तो है। धनराशि जी, ज़रूर देनी है वस्त्र के साथ में और वस्त्र के साथ में कर्क राशि वालों को चावल भी दान में देने हैं। और जी, दान करने के लिए जो सर्वोत्तम दिन है इनके लिए सोमवार का दिन है, तो आप सोमवार के दिन में ये दान दे सकते हैं। और सबसे अच्छी रेमेडी कर्क वालों की है कि आप सोमवार या किसी भी दिन शिव जी का जलाभिषेक कीजिए, ये आपको जी। इमोशंस, माइंड को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके। तो अब सिंह राशि वाले लोगों के लिए उनका करियर के लिए साल क्या होने वाला है? सिंह राशि वाले के लिए ये साल बहुत ही अच्छा कहना शायद गलत हो जाएगा, बट मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भरा है। अब ये पर्सनली उन पे डिपेंड करता है कि वो इसे अच्छा कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए प्लैनेटरी पोज़ीशन कुछ ऐसी है कि जिस दिशा जी, में वो जाएँगे, उस दिशा में उनको सक्सेस भी मिल सकती है और अगर वो थोड़ा-सा भी लीनिएंट रहेंगे, तो वहाँ पर उन्हें विफलता भी देखने को मिल सकती है। ओके, और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो सिंह राशि वालों को जॉइंट्स पेन, लेज़ीनेस, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपका किसी भी तरीके से नुकसान होगा तो वो आपके खुद के डिसीज़न्स पे होगा। और जो जी, मार्च के बाद में शनि और राहु का प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसके चलते कन्फ्यूज़न, कोई मानसिक तनाव। और अगर मैं एक्चुअली एग्ज़ैक्ट डिज़ीज़ की बात करूँ तो हो सकता है कि सिर दर्द, हेडेक रिलेटेड डिज़ीज़ हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। जी, तो मार्च के बाद थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कि सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य है और जी, सिंह राशि वालों को अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान-सम्मान में, जीवन में कोई रुकावट आ रही है, जिसको अक्सर ये बोला जाता है कि बनते-बनते मेरे काम रुक बिगड़ गए, गया। बिगड़ जी, गए। तो ऐसे में जी, आपको क्या करना है कि अपने काम को, मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा आपका पिताजी कह रहे हैं वैसा करें, बट पिता के साथ में डिस्कस कर लें, उन्हें बता दें, यानी कि उनकी नॉलेज में अपने डिसीज़न्स को डाल दें। और अगर किसी के पिताजी नहीं हैं, पिताजी से दूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो अपने आस-पड़ोस में, घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उनसे वो ज़रूर डिस्कस करें। यानी उनकी जी, ब्लेसिंग्स लेनी है आपको। और सिंह राशि ओके, वाले नीले, काले और ग्रे, ये 3 कलर को, कपड़े को, इंटीरियर को अवॉइड करें। रविवार का दिन इनके लिए अच्छा है। रंग इनके लिए शुभ है वो गोल्डन कलर, ऑरेंज कलर, ये शुभ है। तो और सबसे बड़ी बात अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो सिंह राशि वाले अगर इस साल केसर का तिलक लगाएँ, ख़ास तौर पर मई के बाद, जब उनका समय थोड़ा-सा जी, खराब हो रहा है, तो केसर का तिलक लगाएँगे या फिर हल्दी का तिलक लगाएँगे, तो भी ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके। तो और आपने सिंह राशि वाले लोग के लिए काफ़ी कन्या कुछ राशि, बता दी। हाँ जी। जी हाँ, अब आते हैं कन्या राशि पे कि कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा-सा बताइए कि क्या है 2025 उनके लिए? कन्या राशि के लिए 2025 बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ कन्या राशि का, सबसे पहले अगर मैं फ़ाइनेंस की बात करूँ, व्यापार में बात करूँ, तो ये जो कन्या राशि के लोग हैं, इनके लिए नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए मार्च और मई के बीच में जो समय है, उसको थोड़ा-सा ध्यान से रखें। बाकी थ्रू आउट द ईयर उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और विशेषकर अगर आप किसी प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से जॉब में कोई आप ऊँचे स्तर पर जाने की सोच रहे हैं, जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी इनके जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, मार्च तक का महीना, वो जी, फ़ेवरेबल है। मार्च से मई के बीच में कोई भी डिसीज़न है, कोई भी कदम उठाना है, वो थोड़ा सोच समझ के करें। तो वो मई के बाद जो है थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके। इनके लिए कोई इनका शुभ कलर या शुभ अंक या शुभ दिन? शुभ दिन तो देखिए जो बुधवार है इनका लिए जेमिनी यानी कि ये जो मिथुन राशि है और कन्या राशि है, जी, इन दोनों के लॉर्ड बुध होते हैं तो और इनके लिए बुधवार का दिन काफ़ी अच्छा है।
उत्तर दिशा दोनों ही राशि के लिए बहुत विशेषकर लाभदायी रहेगी और जी, हरे रंग का प्रयोग इनके लिए संभवतः कई बार शुभ होता है और कई बार इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोनों राशि वाले लोगों को। इसके लिए आपको ज्योतिषीय परामर्श ले लेना चाहिए। और सबसे ओके, बढ़िया बात जो है ये कन्या राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं और अभी आपकी रिसेंटली अभी मैरिज हुई है, यानी कि आप जी, किसी चिल्ड्रन को बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो घर में मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई नए मेहमान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये या उससे रिलेटेड डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जी, हर कपल की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेडिकल जाँच के बाद, मेडिकल डिस्कशन के बाद ही हम बच्चे को प्लानिंग करें। तो ये साल आपके जी, लिए उस लिहाज से बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही अच्छा है। ओके, और अगर मैं रेमेडी की बात करूँ तो जिस तरीके से मैंने मिथुन राशि के लिए बताया था, वही आप कन्या राशि के लिए भी रेमेडी कर सकते हैं। वो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल जी, रहेगा। जी। तो ये हो गए कन्या राशि वाले लोगों के लिए बात।